मोहन भागवत बड़े बेआबरू होके अयोध्या से लौटे थे। आपने देखा था जब वो उद्घाटन समारोह था तो कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो मोहन भागवत को आगे करता। तो संघ उनकी मां कहलाती है। इन्होंने संघ प्रधानमंत्री आगे थे और मोहन भागवत पीछे पीछे थे, तो बड़े उपेक्षित होकर वहां से आए थे और उसके बाद भी उनको लगातार कोई माध्यमों में प्रचार में स्थान नहीं मिला। तभी तो उन्होंने वो कमेंट किया था कि कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि मंदिर बना करके वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, कुछ इस तरह से आपको याद होगा ना, कुछ इस तरह का बात मोहन भागवत ने कही। तो एक मोहन भागवत अपने आप से लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी लड़ाई जो है सरकार से है, और दूसरा उन्हें संगठन को आगे भी ले जाना है। अब संगठन को आगे ले जाने में सरकार तो मदद कर नहीं रही है, तो वो कैसे ले जाएं? इसलिए वो अपने बयान बदलते रहते हैं ताकि समय समय पर वो सभी लोग उनके उस प्रभाव में आ सकें, वैचारिक आभा मंडल के शिकार हो सके। ये वो मोहन भागवत के बार बार बदलने का जो बात है वो यही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है कि राहुल गांधी अचानक से एकाएक अब हमलावर हो गए हैं मोहन भागवत पर। संघ प्रमुख पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या राहुल गांधी को मोदी के साथ सीधी टक्कर लेनी चाहिए या फिर भागवत के साथ भी टक्कर लेनी चाहिए? आप अपने जो विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखते हुए जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं। उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सर के साथ में कि आखिरकार सर ये राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है ये आपको सही लग रही है? क्या अब उन्होंने अपना मुंह जो है वो जो भागवत की तरफ कर लिया अटैक करने के लिए, वो सही है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार भागवत और मोदी खुद ही आमने सामने दिख रहे थे। अब पता लग रहा है कि भागवत और मोदी के आमने सामने की जगह अब राहुल गांधी ने भी भागवत से एकदम मतलब दोनों से ही, मोहन भागवत और मोदी दोनों के साथ में उन्होंने ठनाठनी कर ली है। अब यहाँ पर क्या होगा? राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या कहनी चाहिए? पहला तो सवाल ये है सर, क्यों वो मोहन भागवत को टारगेट पे ले रहे हैं मोदी को छोड़कर? देखिए विनीता, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यह बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लंबे समय से तलवारें खिंची हुई हैं। अब वो तलवारें खिंची हुई हैं, ये हम जानते हैं कि इसमें कोई घोषित रूप से जय पराजय नहीं होनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से अपने को अब उपेक्षित महसूस कर रहा है, वो यहां तक कि उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष पैदा हो गया है। हमने पिछली बार बात की थी कि इतने वर्षों में प्रधानमंत्री जी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में नहीं गए। नागपुर जाते रहे, नागपुर गए, महाराष्ट्र गए, लेकिन आरएसएस के दफ्तर में मुझे तो नहीं याद आता, आपको अगर याद आता हो तो मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे तो नहीं याद आ रहा कि 10 वर्षों में वो कभी संघ कार्यालय में गए। एक दूसरा, संघ के बारे में उनको ये भ्रम हुआ या भारतीय जनता पार्टी को भ्रम हुआ कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं और संघ अब अस्तित्व विहीन है, और इसीलिए नड्डा जी ने वो बयान दिया था। उसके बाद से एक तरह से खुल्लम खुल्ला युद्ध चल रहा है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के बीच में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि 40 से 50% कार्यकर्ता संघ से आए हुए हैं। अब उनके वो ऐसी दुविधा में हैं कि ना तो वो जो है संघ छोड़ सकते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर पा रहे हैं। वो अपने आप से लड़ रहे हैं और इस बात को प्रधानमंत्री जी जानते थे। यहां आपकी बात का जो राहुल गांधी से जो संबंध जोड़ता है वो ये है कि अब इस समय देश पर जो रूल हो रहा है, रूल कर रही है पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वो मोदी कांग्रेस है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आधार को छोड़ दिया है और वो अब वो शैलियां अपना रही है जिसमें वो चुनाव जीत सके। तो इसलिए वो कांग्रेस से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ले रही है, स्थानीय स्तर पर पोचिंग शिकार कर रही है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी को हम अपने देश के मंच पर देख रहे हैं, वो एक तरह से कांग्रेस का ही एक विकृत रूप है। ये लड़ाई तो राहुल की जारी रहेगी लेकिन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ आप ध्यान करिएगा कि लगातार वर्षों से आपने राहुल गांधी को कवर किया है, आपने इंटरव्यू भी किया होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार के आधार पर लगातार उनके निशाने पर रहा है, और निशाने पर रहने का मतलब ये है कि ये विचारधारा राहुल गांधी इस देश के मतदाताओं के सामने रखते हैं कि आपको वो विचारधारा पसंद है अथवा वो दक्षिणपंथी, वो सांप्रदायिक विचारधारा पसंद है जो देश और समाज में नफरत फैलाती है, जो एक खास धर्म और मजहब के आधार पर शासन करना चाहती है, या जो उसका विस्तार करना चाहती है, या सभी को समान रूप से लेकर चलने वाली, एक सबको जोड़ने वाली विचारधारा जो है उसको लेकर चलना चाहती है। ये राहुल गांधी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो अभी जो उन्होंने बयान दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मोहन भागवत बड़े बेआबरू होके अयोध्या से लौटे थे। आपने देखा था जब वो उद्घाटन समारोह था, तो कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो मोहन भागवत को आगे करता। तो संघ उनकी मां कहलाती है। इन्होंने संघ प्रधानमंत्री आगे थे और मोहन भागवत पीछे पीछे थे, तो बड़े उपेक्षित होकर वहां से आए थे, और उसके बाद भी उनको लगातार कोई माध्यमों में प्रचार में स्थान नहीं मिला। तभी तो उन्होंने वो कमेंट किया था कि कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि मंदिर बना करके वो हिंदू धर्म के ठेकेदार, कुछ इस तरह से, आपको याद होगा ना, कुछ इस तरह का बात मोहन भागवत ने कही। तो एक मोहन भागवत अपने आप से लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी लड़ाई जो है सरकार से है, और दूसरा उन्हें संगठन को आगे भी ले जाना है। अब संगठन को आगे ले जाने में सरकार तो मदद कर नहीं रही है, तो वो कैसे ले जाएं? इसलिए वो अपने बयान बदलते रहते हैं ताकि समय समय पर वो सभी लोग उनके उस प्रभाव में आ सकें, वैचारिक आभा मंडल के शिकार हो सकें। ये वो मोहन भागवत के बार बार बदलने का जो बात है वो यही। तभी वो बीजेपी के ऑलमोस्ट, अब तो ज्यादातर वो बीजेपी के अगेंस्ट ही उनके उस तरह के बयान आते हैं कि जो शैली की आलोचना करते हैं, जैसे सर, उन्होंने मैं मंदिर वाले। एक सवाल जहन में ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी का इस मौके को फायदा उठाना चाहिए था, जब भागवत और मोदी खुद ही ओपनली एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, या फिर इसमें तीसरा खेमा बन के इसे ट्रायंगल बनाने से उनको फायदा होगा। एक मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है इसमें आपका, कि क्या फायदा होना चाहिए? राहुल गांधी ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जो कर रहे हैं वो अपने वैचारिक आधार पर टिके रहे मजबूती से, तो शायद उनके लिए ठीक होगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा उनकी थी, वो एक निर्णायक बिंदु उस यात्रा के रूप में समझ में आया था कि राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की बात करना चाहते हैं। एक आपको याद होगा, एक दौर ऐसा आया था जब राहुल गांधी या कांग्रेस के एक दो बड़े नेताओं के, शिखर नेताओं के बीच कुछ द्वंद्व झलका था, जब उन्होंने एक छद में हिंदुत्व की बात शुरू कर दी थी। वो मंदिरों में जाने लगे थे, वो जो है अपनी ड्रेस बदल के पूजा पाठ करने लगे थे, तो कई लोगों ने आलोचना की थी। भाई, कांग्रेस में होने का अर्थ ये थोड़ी है कि आप अगर हिंदू हैं तो गैर हिंदू हो जाएंगे या हिंदुओं के दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आज कांग्रेस को अगर 40%, 30% या जितने 28%, 32% जो भी वोट जिस राज्य में और केंद्र में मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये 30-35% जो वोट है वो हिंदू नहीं है, उनको मिलते हैं। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने किया है वो ठीक है कि वो अपनी विचारधारा पे अडिग है। अब राजनीति में देखिए कई सारी चीजें अडिग होने पे, इतना अड़े रहने पर भी नहीं चलती। कहीं लचीला होना पड़ता है और कहीं आपको ठोस होना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा वक्ती परीक्षा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर वो माहौल को रहते हुए हल्का सा अगर वो लचीलापन लाते हैं, जैसे वो स्लिप ऑफ टंग हुआ था बीते दिनों, उन्होंने जो भागवत पर जब अटैक किया था और उन्होंने स्टेट के खिलाफ संघर्ष छेड़ने की बात कही थी। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ मैं बयान दे रहा हूं, या मैं उसके खिलाफ हूं, या उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ हूं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं भारत के किसी लोकतांत्रिक संस्था को नहीं मानता हूं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो स्टेट के, भाई आजादी के पहले आपको याद होगा डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब स्टेट से ही तो संघर्ष कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेट उस वक्त थी, वो स्टेट
हमारा शोषण कर रही थी, हमारे मौलिक अधिकारों का दमन कर रही थी, कुचल रही थी। तो इसलिए वो सब संघर्ष कर रहे थे उस स्टेट से। स्टेट का मतलब ये नहीं था कि भारत से ही संघर्ष छेड़ बैठे हैं। आजादी के बाद भी अगर कांग्रेस के नेता ये समझते हैं कि ये इस स्टेट के रूप में एक ऐसी सरकार मौजूद है जो इस देश का भला नहीं करेगी, तो क्या कहा जाएगा उसको? यही तो कहा जाएगा कि स्टेट से संघर्ष। उसका अर्थ ये थोड़ी होगा भारत के अस्तित्व से हम संघर्ष कर रहे हैं। जो खुद भारतीय है वो भारत के अस्तित्व से संघर्ष तो नहीं कर रहा है। जी। ऐसे में सर मोहन भागवत का इस तरह से मतलब बहुत क्लियर स्ट्रेट बयान देना, कुछ ना कुछ मोदी को टारगेट करना, पिछले अब खबर भी ये आ रही है कि मोदी जो हैं वो भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन संघ जो है वो अंदर अंदर अपनी एक मजबूती ज्यादा रख रहा है और तमाम सवाल जो फैसले हैं उसमें उनका हस्तक्षेप अब बढ़ गया है इस तीसरी बार के टर्म के बाद। मतलब इस बार एक बार फिर से चाल जो बदली है यहाँ पे। तो यहाँ क्या राहुल गांधी ये स्ट्रेट समझ गए हैं कि जो असल फैसले हो रहे हैं वो बीजेपी नहीं अब संघ कर रहा है, तो सीधा संघ को ही टक्कर दी जाए? देखिए, ये तो आप मानेंगे कि इस बार तीसरा चुनाव जो हुआ है और जिसमें जो सरकार केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार बनाई है, वो सरकार अपेक्षाकृत 2019 के कमजोर है। 2019 की जो सरकार थी वो अपने दम पर बहुमत में आई थी और इसीलिए उनको गुरूर हुआ और उन्होंने अपने सहयोगी दलों, एनडीए में जो शामिल छोटे छोटे दल थे, उनकी भी उपेक्षा की और उन्होंने संघ की भी उपेक्षा की। लेकिन उस उपेक्षा का परिणाम ये निकला कि छोटे दल भी छिटक गए, अकाली दल छिटक गए, शिवसेना छिटक गई और भी तमाम दल जो उनके आयाराम गयाराम होते रहे, तो उससे फर्क पड़ा। संघ के जो कार्यकर्ता थे वो उदासीन हो गए और बड़े न्यूट्रल होके उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया और उन्होंने प्रचार में उतना हिस्सा नहीं लिया। अब उसका परिणाम ये निकला क्या, वो दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। तो नरेंद्र मोदी की ये सरकार मेरा ख्याल है कि 10 साल के बाद सबसे कमजोर सरकार है। ना वो फैसले कर पा रही है, ना वो चल रही है और ना वो ठिठकी हुई है। वो बड़ी बीच की ऐसी स्थिति में त्रिशंकु बन के बनी हुई है कि वो क्या करे। मुझे लगता है कि ये किंग कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द होता है हिंदी में, कठिन शब्द है, हम लोग इस्तेमाल अब कम करते हैं, लेकिन ये कुछ ठिठकी हुई है कि क्या करे वो। अगर वो अपने तरीके से आगे जाती है तो जिन सहयोगी दलों के बैसाखियों से वो सरकार चला रही है वो नाराज होते हैं, क्योंकि उनको अपने राज्य में भी राजनीति करनी है, तो वो क्यों करेंगे, उनके साथ देंगे अगर वो तेज गति से अपने नीति रीति से चलती है तो। और अगर वो नहीं चलती है तो भी नाराज सहयोगी दल होते हैं कि फिर वो आए क्यों थे, भाई साथ में क्यों आए थे आपका। आज तक हमें क्या आपको पता चला कि आंध्र प्रदेश में और बिहार का कोई चंद्रबाबू नायडू ने या नीतीश कुमार ने मिलकर के और केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित किया है? आपको याद आ रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ऐसा नहीं होता था और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कह भी दिया था कि कुछ एजेंडा जो हम अपना नहीं चला पा रहे हैं, राम मंदिर भी उसमें शामिल था, तो उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने कहा था कि चूंकि हम अब गठबंधन में है इसलिए हमें गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा। ये अभी तो मौजूदा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो गठबंधन में है या सहयोग ले रहे हैं इन पार्टियों से या वो एनडीए से के पार्ट हैं। अगर एनडीए के पार्ट हैं तो संयोजक कौन है एनडीए का? तो कई सारी चीजें भ्रम में हैं और इसीलिए मैं मुझे जो अक्सर लगा करता है कि ये सरकार पूरे 5 साल पूरे नहीं करेगी और मध्यावधि चुनाव एक न एक दिन होने ही तय है। सर ये बात आप अक्सर कहते हो कि मध्यावधि चुनाव होने ही तय हैं, मतलब आपका जो आकलन है वो 1 साल के बाद की तस्वीर अक्सर ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा। खैर अभी फिलहाल ये जरूर है कि आरएसएस में और बीजेपी में, मतलब खासतौर से अगर बात करें मोदी की, तो इन दोनों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। उसमें जो वैक्यूम है उसमें राहुल गांधी के इस तरह की स्टेटमेंट क्या असर करने वाली है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या असर उसका होगा। राहुल गांधी की ये जो चाल है, ये संघ को सीधा अटैक करने की चाल कांग्रेस को कोई फायदा देगी या नहीं देगी, इसमें भी अभी संशय है। जैसी तमाम बातें आप कह रहे हो उसको देखते हुए। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।